हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार से किसान हल चलाता है, सिंचाई करता है और बीज डालता है। उसके पश्चात जब फसल उगना शुरू होती है तो उसमें पौधों के साथ साथ फसल के पौधों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती वो भी उग जाते हैं। उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो इस खरपतवार से हमारी फसल की सुरक्षा करनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो खरपतवार उग जाती है, ये खरपतवार सबसे पहली बात तो कि जो हमारी फसल को पोषक तत्व चाहिए उन पोषक तत्वों का उपयोग भी कर लेती है। तो हमारी फसल को पूर्ण रूप से उपयोग पोषक तत्वों का वो नहीं कर पाती और खरपतवार उसमें से ले लेती है। तो इसलिए भी इन अवांछित पौधों को हमें निकालना ज़रूर पड़ता है। और इस खरपतवार को हटाने की विधि को हम क्या कहते हैं? निराई। निराई इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह, प्रकाश इन सभी का क्या करती है? फसल के साथ स्पर्धा करती है और उस चीज़ों का खुद उपयोग कर लेती है। तो फसल को उन चीज़ों की कमी हो जाती है। तो हमारी फसल के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और उत्पादन पर भी फर्क पड़ सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को यानी खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है। अब खरपतवार को हटाने के लिए किसान अलग अलग तरीके अपनाता है। तो फसल हटाने के लिए सबसे मुख्य चीज़ तो कि किसान हाथ से भी हटाता है उनको, या भूमि के पास से खुरपी की सहायता से काट काट कर भी हटाता है। कई बार किसान काट के हटाने के साथ साथ कुछ रसायनों का उपयोग भी करता है, उनको स्प्रेयर की सहायता से फसल के ऊपर छिड़कते हैं तो जिससे ये पौधे या खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रसायन जो कि खरपतवार नियंत्रण में काम आते हैं उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। इसके छिड़काव से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और इस खरपतवार नाशी को पानी के अंदर आवश्यकता अनुसार मिलाकर फसल के ऊपर स्प्रे किया जाता है। और फिर उससे चूँकि ये विषैला होता है इसलिए किसान को छिड़कते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर छिड़काव करना चाहिए ताकि इसका विषैला प्रभाव किसान के ऊपर नहीं पड़े, केवल खरपतवार भी नष्ट हो। फिर इसके बाद आती है खरपतवार नष्ट हो गई। खरपतवार नष्ट के बाद फसल पक जाती है जिसे कटाई कर हम आगे उपयोग में ले सकते हैं। कटाई एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो कि फसल के पक जाने के बाद फसल को काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। कटाई कई तरीके से की जाती है। कई बार कटाई पौधों को डायरेक्ट ज़मीन से उखाड़ भी लेते हैं या उन पौधों को भूमि के पास से दराती की सहायता से हम काट लेते हैं। एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। फसल को जब हम काटते हैं सामान्य रूप से तो एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर भी कहते हैं। इस हार्वेस्टर से फसल की कटाई की जाती है और फिर कटाई के बाद उन फसल को पहले सुखाया जाता है और फिर उससे अनाज के दानों को अलग किया जाता है। आजकल कंबाइन मशीन का भी उपयोग किया जाता है। कंबाइन एक प्रकार की मशीन है जिससे फसल को काटा भी जाता है और फसल से अनाज के दानों को उपयोग में लिया जाता है। ये चित्र में दिखाई दे रही है आपको कंबाइन मशीन। इस कंबाइन मशीन की सहायता से फसल की कटाई भी की जाती है और उससे अनाज के दानों को अलग भी किया जाता है। फिर कटाई के बाद कई बार तने के टुकड़े खेतों में ही रह जाते हैं, उन्हें किसान जला देते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि यूँ तो प्रदूषण फैलता है, लेकिन किसान क्यों जलाता है? ताकि जो अपने तने के टुकड़े ज़मीन पर बचे हैं उनको जलाने से उसकी फसल के अंदर एक तरह से सुरक्षात्मक आवरण भी हो जाता है और फसल को मिट्टी को थोड़ा सा खाद के रूप में भी उसे फ़ायदा मिलता है। फिर इसके बाद आता है कि कई बार किसान क्या करता है कि अनाज उसके जो चारे इसकी फसल की पूलियाँ होती हैं, जो फसल काटी हुई होती है, उस पूली के अंदर से दानों को अलग करते हैं फटक कर।
किसी बड़े पत्थर या लकड़ी के पट्टे के ऊपर फसल की पूलियों को फटक कर अलग करते हैं। इसे विनोइंग कहते हैं। आजकल विनोइंग के लिए भी मशीन आ गई है, नीचे दिखाई दे रही है चित्र में। ये विनोइंग की मशीन है जिसके अंदर पूली डाली जाती है, जिससे कि चारा अलग हो जाता है और अनाज के दाने अलग हो जाते हैं। अब कई जगह आपने देखा होगा भारतवर्ष में, जब फसल कटती है तो फसल कटाई के बाद, क्योंकि पूरे 4 महीने की मेहनत के बाद कुछ आराम के पल होते हैं, तो उस समय किसान, क्योंकि पूरी मेहनत का फल उसे मिलता है, फसल कटने के समय उसको पूरी मेहनत का फल मिलता है, इसलिए वो उसे हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, जिन्हें हम कई त्योहारों के रूप में भी मनाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग त्योहारों के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसमें पूरी पिछली ऋतु के प्रयास का फल मिलता है, मेहनत का फल मिलता है, जिसे हम कटाई पर्व के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आ जाता है भंडारण। जो फसल हमने उगाई खेतों के अंदर, उन फसल का भंडारण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपने इतनी मेहनत से किसान ने फसल उगाई, लेकिन जो उससे फसल से अनाज प्राप्त हुआ, अगर उस अनाज को हमने सुरक्षा नहीं की, नमी से, कीटों से, चूहों से, सूक्ष्म जीवों से, तो वो अनाज, जो फसल है, वो क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। नमी से उनके अंदर फंगस, कवक इत्यादि लग सकते हैं, चूहे और सूक्ष्म जीव उस फसल को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से फसल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो क्या कहलाता है, भंडारण। यदि ताज़ी कटी हुई फसल के दानों को सुखाए बिना हम भंडारित कर दें, तो उनके खराब होने और अन्य सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अनाज के दाने निकलते हैं, उन बीजों को या अनाज के दानों को पहले धूप में सुखाते हैं, ताकि उनके अंदर की नमी खत्म हो जाए, और उसके बाद हम उनका भंडारण करते हैं, इस नमी को कम करने के बाद, जिससे कि किसी भी प्रकार के कीट पीड़क और जीवाणु, कवक इत्यादि उन दानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब अनाज के दाने संपूर्ण रूप से सूख जाते हैं, तो उसके बाद किसान जूट के बोरों में, धातु के बड़े बड़े पात्रों में इकट्ठा करके उनको आगे के लिए सुरक्षित रख देता है। और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर अनाज का भंडारण करना होता है, तो साइलों या भंडार गृहों के अंदर इनको सुरक्षित किया जाता है। ये चित्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको बड़े बड़े भंडार गृह। ये बड़े बड़े भंडार गृह हैं, साइलोज हैं, जिनके अंदर ये साइलो और नीचे बड़े बड़े भंडार गृह, इनके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है, जिससे कि इनमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो, किसी भी प्रकार के कीट, चूहे, सूक्ष्म जीव इत्यादि अनाज को नष्ट नहीं करें। अब आपने घरों के अंदर देखा होगा कि जब अनाज का संग्रहण करती हैं, तो मम्मी नीम की पत्तियाँ, दवाई, इंजेक्शन वगैरह डालती हैं। वो क्यों डालती है कि हमने अपनी सुविधा तो पूरी करी कि है ना, अनाज के बीजों को सुखा के फिर हमने रखा, लेकिन फिर भी कहीं से नमी नहीं आ जाए या चूहे इत्यादि नहीं खा लें और अनाज के अंदर किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगे, इसलिए नीम की सूखी पत्तियों को अनाज के भंडारण करते समय हम घरों में उपयोग लेते हैं। वर्तमान में कई प्रकार के इंजेक्शन, गोलियां इत्यादि यूज़ की जाती है, जिससे कि हम अनाज को सुरक्षित रख सकें। अब इसके बाद हो जाए है कि जब हमने अनाज का भंडारण कर लिया, उसके बाद हम पढ़ते हैं जंतुओं का भोजन। जो जंतु भोजन करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये भोजन किस प्रकार से प्राप्त होता है या हमें किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है, तो उस चीज़ से को देखने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। उस सारणी में हम खाद्य पदार्थ और वो किस चीज़ों से प्राप्त होते हैं, उन स्रोतों के बारे में लिखेंगे। जैसे दूध हमें किससे मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट से। फिर दूध के बाद मांस आपको मिलता है मछली से, मुर्गी से, बकरी से। इस तरह के बहुत से जंतु हैं जो कि हमारे भोजन के रूप में काम आते हैं। मांसाहारी जो मनुष्य है वो इन पदार्थों का उपयोग करता है। इसके बाद दही, पनीर, ये भी दूध से मिलता है और दूध गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से मिलता है। फिर
शहद हमें किससे मिलता है? मधुमक्खियों के द्वारा हमें मिलता है। इस तरह से बहुत से उत्पाद हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं, वो अपन इस सारणी के अंदर भर सकते हैं। फिर इसके बाद है कि हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्थानों के ऊपर लोग बाग मछलियों का पालन करते हैं, मुर्गियों का पालन करते हैं, गाय भैंसों का पालन करते हैं, जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार के ये जो जंतु उत्पाद हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। इन जंतुओं को प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे साफ स्वच्छ स्थानों की, उनके भोजन की और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये सभी काम बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? पशु पालन। इसमें जो भी जंतु आप पाल रहे हैं, चाहे वो बकरी पालें, चाहे वो मुर्गा पालें, चाहे वो गाय भैंस पालें, मछलियाँ पालें, मतलब जो भी चीज़ हम पाल रहे हैं उनके लिए हमें उनकी साफ़ सफाई का, उनके भोजन का, उनके रहने के स्थान का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हमें उत्तम किस्म का उत्पादन और सभी चीज़ें आवश्यकता अनुसार उत्तम क्वालिटी की प्राप्त होगी। क्या है? काट उसको। अब हाँ तो